जय श्री राम। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। डेफिनेटली आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। माता रानी के इस पावन अवसर पर हम अब एक बहुत पावन काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको साइंस के कंसेप्ट्स को इस फॉर्म में डिलीवर करने की कि आपके दिमाग के अंदर बातें उतरें और उतर कर वहीं रह जाएं, ताकि आप जब भी चाहो उसका इस्तेमाल कर सको और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बेहतर मार्किंग ला सको। लेकिन क्लास हम शुरू करेंगे साइंस में केमिस्ट्री से। अब मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को केमिस्ट्री में कि एक तो समझ में नहीं आती, वास्ट सब्जेक्ट जो ठहरा। दूसरा, जिनको समझ में आ भी जाती है तो वो घर जाकर भूल जाते हैं कि आखिर क्या पढ़ाया था मास्टर ने। क्लास इसका सॉल्यूशन है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है पहले वो जान लो। केमिस्ट्री को जब आप क्लास में समझते हो तब टीचर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको बेसिक्स दिए या नहीं दिए, या सीधा कंसेप्ट पकड़ाने की कोशिश की। दोनों में बहुत डिफरेंस है क्लास। आपको बेसिक्स भी हर जगह काम आते हैं, कंसेप्ट्स भी हर जगह काम आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आपको कहीं एक जगह का कंसेप्ट हर जगह काम आ जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जगह का बेसिक्स हर जगह काम आएगा केमिस्ट्री में, ये बात तय है। बेसिक्स बदलते नहीं हैं। एक्सेप्शन वेरी कर सकते हैं कि ये एक्सेप्शन ये वाला, ये एक्सेप्शन ये वाला, ये एक्सेप्शन ये वाला, लेकिन हर एक्सेप्शन के पीछे जो लॉजिक होता है वो बेसिक्स से निकल के आता है। तो हम आपको बेसिक्स पहले प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू केमिस्ट्री में हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी। उसके बाद हम केमिस्ट्री को एकदम निचोड़ के निकालेंगे। ठीक है क्लास? तो आज हम शुरू करते हैं बेसिक्स टू केमिस्ट्री या बेसिक्स फॉर केमिस्ट्री से। ठीक है, तो लगाएं माता रानी के नाम का एक जयकारा और शुरू करें अपनी क्लास को। बोलो जय माता दी। चलिए क्लास शुरू करते हैं बेसिक्स फॉर केमिस्ट्री को। क्लास बेसिक्स फॉर केमिस्ट्री में हमारा पहला पॉइंट पढ़ने के लिए होगा कि मैटर क्या होता है। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए, जिसका ज्ञान आपको भी है उसका ज्ञान मैं आपको बार बार क्यों दूं, उसके बजाय मैं उन चीज़ों पर फोकस करूं जो वाकई आपको नहीं आती। तो मैटर बड़ी सिंपल चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द जनता जानती है, और डेफिनेशन को एक बार बोर्ड पे लिख देने से रिकैपिचुलेशन भी हो जाएगा। सर, एनीथिंग which has mass and occupies space। ये छोटी सी डेफिनेशन है क्लास मैटर की। मैटर क्या है? मैटर मतलब हिंदी में होता है पदार्थ, सब्सटेंस। माने कोई भी चीज़ जो आप यहाँ वहाँ पड़ी देख रहे हो, अगर आप उसको उठाओगे तो आपको कुछ ना कुछ फील होगा कि वो एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मतलब उसका कोई ना कोई मैटर है, मतलब उसका कोई ना कोई मास है। पहला शब्द हमारा मास है। ये मास किस में मेज़र किया जाता है? किलोग्राम में और ग्राम में। आप दुकान पर लेने जाते हो, वैसे आप तुलवाते तो वेट हो। आप बोलते हो ना 1 किलो आलू तोल दो, ऐसा हम सब्जी मंडी में जाकर बोलते हैं। तो हम कहते हैं तोल दो, तो तोला तो वेट को जाता है, बट वेट का मास के साथ रिलेशन है। ये बात आप फिजिक्स में समझोगे क्लास। लेकिन अभी के लिए आप सब इतना समझो कि वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। वेट एक फोर्स है और मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स और मास में फ़र्क है। या आप बेसिक सी लैंग्वेज अगर बताऊं तो F = ma वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, उसका मतलब ये है कि F माने फोर्स, वो बराबर हो जाता है कब? जब एक मास को एक्सेलरेशन मिलता है। माने एक मास खड़ा है, जब ये एक्सेलरेट करेगा तो उस कंडीशन में फोर्स आ जाएगा। खैर, उन बातों पर अभी चर्चा ना करते हुए हम अपने बेसिक्स पर चर्चा करते हैं। उसका भी मोमेंट आएगा, डोंट वरी, उसका भी वक्त आएगा, बारी सबकी आएगी। तो एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना मास हो, पहली बात, और दूसरा वो स्पेस घेरता हो। लाइक ये चौक, इसका अपना कुछ मास है, कुछ ग्राम में होगा, ज़्यादा ना सही ग्राम में होगा। किलो तो नहीं कह सकते, काफ़ी छोटा है ना, देखो काफ़ी छोटा है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। दूसरा, ये जगह तो घेर रहा है क्लास, ये जगह तो घेर रहा है, क्योंकि अगर ये जगह ना घेरता ना क्लास, तो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स देखो वाइट कलर के चौक आपके सामने, ये वाइट कलर का चौक है और ये चौक का पूरा बॉक्स है। ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो वाइट कलर के काफ़ी सारे चौक्स से मिलकर बना हुआ है। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा चौक का बॉक्स,
कैसे भर गया? क्योंकि ऐसे ढेर सारे चौक इसमें भरते गए होंगे, तब जाकर ये भर गया होगा। मतलब इस चौक की वजह से स्पेस घेरा जा रहा है, ये चौक अपने आप में थोड़ा बहुत स्पेस घेर रहा है। तो दो चीज़ें आती हैं जो बताती हैं कि मैटर क्या है। पहला कि मैटर वो है जिसके पास मास हो, दूसरा वो कोई ना कोई स्पेस घेरता हो। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, आपके मन की फीलिंग्स, क्या आपके मन की फीलिंग्स जगह घेरती हैं? हाँ सर, हमारे मन में उनकी जगह बहुत रहती है, याद उनकी सताती है, आंसू देख के जाती है। देखो क्लास, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं फिजिकल फॉर्म में, इसलिए आप इनको मास लेस बता सकते हो। दूसरा, ये स्पेस नहीं घेरती हैं, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो स्पेस कहाँ घेरेगी? आत्मा, सोल कहाँ है? फिजिकल फॉर्म दिखाओ उसका, एग्जिस्ट कहाँ कर रही है? लोग कहते हैं शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर पूरी बॉडी की एनाटॉमी की जा चुकी है, चीरा जा चुका है, काटा जा चुका है, पता किया जा चुका है। लंग्स भी मिलते हैं, डायाफ्राम मिलता है, स्टमक मिलता है, लीवर मिलता है, पेनक्रियाज भी मिल जाएगा, इंटेस्टाइन भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा क्लास, सब मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कहीं पर हो और दिख जाए, ऐसा कभी नहीं होता। माने फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है क्लास? तो एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लेते हैं, मान लो ग्लास को, दूसरा बल्ब को ले लो, तीसरा चौक को ले लो, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और फिर क्लास आप कुछ भी लेते रहो, ETC एटसेट्रा। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आप चाहे ग्लास को देखो, कांच का टुकड़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका कोई ना कोई मास होता है, ग्राम में। बड़ा होगा कांच तो किलो में, छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई ना कोई मास होता है और वो जगह घेरता है। बल्ब को देख लो, बल्ब छोटा है बड़ा हो, 0 वाट का हो या 100 वाट का हो, छोटा बड़ा हो, वो क्या होता है? उसका क्या मास होता है? हाँ होता है, ग्राम में कुछ ना कुछ तो होता है, और ये जगह घेरता है सर। चौक अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताया ही था। ये तो है मैटर अपना। अब क्लास इस मैटर को अपने को क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मैटर को कितने भागों में अपन बांट कर पढ़ेंगे, और जब बांट रहे हो तो किस बेसिस पर बांट रहे हो, क्या आधार है आपके पास कि आपने इस चौक को 2 टुकड़ों में बांट दिया बिना मतलब के, सेंसलेस तरीके से? ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो मैटर को 2 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। उनमें से पहला वाला भाग हम यहाँ लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। ये हम शॉर्ट में लिखा करेंगे क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ, माने किसके आधार पे? पहला हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को पूरे 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन जनरली जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो केवल 3 टाइप पढ़ते हैं, 3 टाइप, बाकी 2 नहीं पढ़ते हैं, उस सिलेबस से ही बाहर कर दिए जाते हैं। बट हम आपको 5 पढ़ाएंगे। इन 5 में से पहले 3 को हम एक जगह पढ़ेंगे और बाकी के 2 को हम अलग जगह पर पढ़ेंगे। ठीक है क्लास? अब हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, उसी टेबल के थ्रू हम स्टडी करेंगे 3 टाइप्स की, मैटर के 3 टाइप्स की स्टडी हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर करने वाले हैं। उसके लिए हमें टेबल बनाने वाले हैं। पहले मैं टेबल का एक फ्रेमवर्क रेडी कर देता हूं। देखिए क्लास, हमने आपके लिए टेबल का फ्रेमवर्क रेडी कर दिया है। अब हम आपको इसके अंदर फिलिंग बताते हैं कि कैसे करनी है। सबसे पहला हमने लिखा वॉल्यूम, बेसिक सेंस हम सबको भी है। तो वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड को जहाँ रख दो, लाइक ये सॉलिड है, इसको अगर इस तरह रख दिया जाए तो ये अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं कर रहा है और ना ही अपने वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना तो अपने वॉल्यूम को कॉम्पैक्ट कर रहा है, ना अपने वॉल्यूम को एक्सटेंड या फिर एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कैसा है? एक बार के लिए कांस्टेंट है, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम इसका है, मतलब वर्ड आएगा डिफाइनाइट। तो सॉलिड के वॉल्यूम होते हैं अपने डिफाइनाइट। सर लिक्विड का वॉल्यूम? लिक्विड का वॉल्यूम भी डिफाइनाइट ही होता है। आप इसको एक मान लीजिए आपने 1 लीटर वॉल्यूम लिया, आपने उसको बॉटल में डाला, आपने 1 लीटर वॉल्यूम लिया, आपने उसको एक मग में डाल दिया, आपने उसी 1 लीटर वाले वॉल्यूम को, चाहे पानी का हो चाहे दूध का हो, किसी का भी हो, उसको जब आप किसी भगोनी में डालते हो तो आपका अमाउंट, या फिर यूँ कहा जाए कि वॉल्यूम एक्चुअली वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, मतलब डिफाइनाइट रहता है, बदल नहीं जाता है। वहीं गैस को देखा जाए तो सर सिलेंडर को अगर आप एक बार पिस्टन खोल दो तो सारी गैस उड़ जाती है आसमान में, सारे आसमान में उड़ जाती है। और वहीं पर
उसी सारी की सारी गैस को, इतने बड़े वॉल्यूम में चली गई वो गैस, क्लास देखो इतने बड़े वॉल्यूम में चली गई वो गैस, इतने बड़े वॉल्यूम वाली गैस को हमने कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में डाला हुआ होता है। माने वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं है। डिफाइनाइट मतलब निश्चित, माने वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट डिफाइनाइट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ लेंगे, इनडिफाइनाइट। फिर बात करते हैं शेप की। तो मुझे बताओ ये सॉलिड है, इसका शेप जब तक, हाँ आप बोलोगे सर आप चौक को घिस रहे हो तो शेप तो कम हो गई। इस चौक को यूज़ ना किया जाए, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे अपना गैस, इनको यूज़ ना किया जाए और रखा जाए, तब इनके शेप की बात की जाए तो ये सॉलिड अपना शेप वैसा का वैसा बनाए रखेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, डिफाइनाइट शेप है। सर इस बात को हम कम समझे, क्लास मेरी बात सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन चौक है ना, इस चौक को अगर मैं चौक के बॉक्स में डाल दूंगा तो क्या इसकी शेप बदल जाएगी? ये आपको ऐसा दिख रहा है, देखो घिसने के बाद देख रहे हो ऊपर से घिसा घिसा और नीचे से थोड़ा बहुत घिसा हुआ है, तो क्या ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा? क्या ये बड़ा हो जाएगा, इसका शेप बदल जाएगा? क्या ये ऐसे दो भुजाओं निकाल लेगा, दो आर्म्स को निकालेगा? क्या इसकी हाइट निकल आएंगे? क्या इसकी शेप में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सॉलिड की शेप कैसी रहती है? निश्चित, मतलब डिफाइनाइट। लेकिन लिक्विड की बात करें, बिल्कुल अगर आप एक गिलास वाले पानी को भगोनी में डालोगे तो उसकी शेप पहले गिलास जैसी थी और बाद में भगोनी जैसी हो जाएगी। उस भगोनी से आप पानी को निकाल कर इस बार अगर बाल्टी में डालोगे तो जैसी शेप बाल्टी की है वैसी शेप पानी की हो जाएगी। इसका मतलब लिक्विड जो है उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है, बल्कि वो जिस बर्तन में जाता है, जिस वेसल में जाता है, वो उसी की शेप को गेन कर लेता है। एक तरीके से इसकी शेप डिफाइनाइट तो नहीं है ना, इसलिए इसके लिए इस्तेमाल लेंगे एन डिफाइनाइट। गैस की बात करते हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको गैस से? क्या इसकी शेप डिफाइनाइट होगी? अरे बिल्कुल नहीं। आप एक बलून के अंदर गैस भर के रखते हो तो फिर वो गोला शेप ले लेती है, लगभग एक स्फेरिकल शेप लेती है। उसी बलून वाली गैस को अगर आप एक सिलेंडर में डाल दो तो वो कैसा, सिलेंडर शेप ले लेती है। उसी सिलेंडर वाली गैस को अगर आप एक पॉलीथीन में डाल दो तो पॉलीथीन अगर आप जिस शेप में रखोगे उस शेप में चली जाएगी। इसका मतलब गैस भी पानी की तरह ही उस वेसल का शेप लेने की कोशिश कर लेती है, राइट। इसका मतलब इसकी शेप भी हो गई अपनी इनडिफाइनाइट। बहुत अच्छे। थर्ड चीज़ अपनी आती है मास। क्लास मास कंजर्व रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 1 किलो पानी लिया है, 1 किलो पानी अगर मैंने लिया है तो उसको मैं एक अगर बर्तन में 1 किलो पानी लेता हूँ, अगर उसको मैं लिक्विड के बजाय सॉलिड फॉर्म में मैंने बर्फ़ जमा दूंगा तो भी वो पानी 1 किलो ही रहेगा। उसको अगर मैं बॉयल करवा के उसकी वेपर बना दूँ, पूरे पानी की वेपर बना दूँ, तो जो वेपर है उस वेपर को अगर आप कलेक्ट करते हो, कंडेंस करते हो, तो आपको पता लगता है उसका मास भी उतना ही रहता है जितना आपने स्टार्टिंग में लिया है। मतलब 1 किलो बराबर रहता है मास में चेंज नहीं आता। इसी के बेसिस पर एक लॉ भी आया है, उसका नाम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके बारे में डिटेल आपको आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बेसिक्स के साथ अगर हम चलें तो पता लगता है कि मास सभी के लिए कांस्टेंट है या फिर डिफाइनाइट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्लास, आप ये देख रहे हो टीई और ये आईएमएफ, इन दोनों की पहले आप डेफिनेशन जानो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ क्या फिल करना है, क्या भरना है, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ यहाँ पर थर्मल एनर्जी की। सबसे पहले जो हमारा टीई हम लिखने वाले हैं उसको जान लेते हैं पहले। ये जो टीई है इसका फुल फॉर्म होता है थर्मल एनर्जी। देखिए क्लास, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी, मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखते हैं। मान लो आप कहीं बैठे हो, सुनना, आप और आपका दोस्त कहीं बैठा है, अच्छा एग्जांपल है। आपके नीचे अगर आग लगा दी जाए, बेंच के नीचे, मान लो लोहे की बेंच है, एक अच्छा कंडक्टर है वो, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो अगर नीचे आग लगा दी जाए, क्या आप लोग उठ के भागोगे या नहीं भागोगे? भागेंगे सर। भागने की वजह से एक एनर्जी जनरेट होगी या नहीं होगी? हाँ मानता हूँ एनर्जी खर्च हो रही है, पर किस रूप में? हीट के फॉर्म में खर्च हो रही है ना। मैंने आपको थर्मल माने टेम्परेचर के रूप में जो एनर्जी मिली थी वो एनर्जी आपने हीट के रूप में खर्च भी कर दी कहीं ना कहीं, राइट। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
माने कोई मैटर है, उस मैटर के जो पार्टिकल जो उसको बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले, निर्माण करने वाले। लाइक मेरा निर्माण कौन कर रहा है? ये मेरे हाथ मेरा निर्माण कर रहे हैं, ये मेरी गर्दन मेरा निर्माण कर रही है, ये मेरा धड़ मेरा निर्माण कर रहा है, मेरी लेग्स मेरा निर्माण कर रही हैं। तो ये सब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही तो हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी मैटर अगर आप लेते हो तो उस मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स, जब आप इनको हीट दोगे तो हीट की वजह से ये भागेंगे। भागने की वजह से जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को आप कहोगे थर्मल एनर्जी। माने एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लास अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, मान लो ये चौक है, मान लो एक बॉक्स है, इसमें ये एक मैटर है, इस मैटर के जो एटम्स हैं अगर मैं इसको हीट दूं, नीचे से मान लो लाइटर है टाइप है ना, हीट जा रही है, धमाधम हीट जा रही है, तो जो हीट जा रही है इसकी वजह से ये एटम भागने की कोशिश करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स भागने की कोशिश करेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, राइट। इसका मतलब अगर क्लास थर्मल एनर्जी बढ़ गई, माने मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई क्लास? मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, चलिए फिर पहले थर्मल एनर्जी को फिल भी कीजिए। देखिए क्लास, मैंने कहा थर्मल एनर्जी है किस वजह से? भाई पहले थर्मल एनर्जी का नाम पढ़ो, इसमें दो चीज़ आ रही है, थर्मल माने टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से आने वाली एनर्जी। अब एक्चुअली किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को जब आपने हीट दी थी तो हीट देने की वजह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने एटम हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, वो एक दूसरे से दूर दूर भागे। जैसा कि आपकी बेंच के नीचे अगर आग लगा दी जाए तो आप लोग भी अपने दोस्तों को छोड़कर दूर दूर भागोगे। माने थर्मल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये, इसलिए मैंने वो लिखा है कि थर्मल एनर्जी बढ़ जाने पर मॉलिक्यूल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फार अपार्ट, माने एक दूसरे से दूर जाते हैं। मॉलिक्यूल मूव्स फार अपार्ट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मॉलिक्यूल्स को फार अपार्ट चल जाएगा। दूसरा, ये एनर्जी है किस वजह से? सर मोशन की वजह से। किसका मोशन? सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मोशन। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसके हैं? सर किसी मैटर के हैं। बात समझ में आई? तो मुझे एक बात सोच के बताओ, गैस के मॉलिक्यूल जो वैसे ही मूव करते रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल का काम है बर्तन की दीवार से, वेसल की दीवार से, मान लो वेसल की दीवार है तो गैस का मॉलिक्यूल जाके टक्कर करेगा, यहाँ से टक्कर करने के बाद दोबारा टक्कर करेगा, माने यहाँ हर जगह टक्कर करता रहेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल तो पहले से ही तेज़ भाग रहे हैं, अगर उनको थोड़ी हीट और दे दी, थोड़ा टेम्परेचर और दे दिया तो क्या वो और तेज़ भागेंगे? और ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो उनसे निकलने वाली एनर्जी, उनके मोशन से, उनके ज़्यादा मोशन से, उनके और ज़्यादा मोशन से रिलीज़ होने वाली एनर्जी, उसी को तो थर्मल एनर्जी कहोगे। बात समझ में आई क्लास? तो थर्मल एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? गैस के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी, माने हाईएस्ट होगी। और लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा मूव तो करते हैं लेकिन मोस्टली चिपके हुए रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की तरह दूर दूर नहीं भागते। लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए रहते हैं तो थोड़ा बहुत मूव करते हैं। और सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी मूव करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए एक सॉलिड चीज़ पर अगर आप टेम्परेचर लगाते हो तो उस कंडीशन में इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे। तो एक टर्म आता है हाईएस्ट, वो अपना आता है गैस में, लिक्विड में आता है इंटरमीडिएट, और सॉलिड में आता है लीस्ट। सबसे कम मोशन सॉलिड में होता है, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। क्लास क्या कहा मैंने? लीस्ट। बहुत अच्छे। दूसरा, ये IMF क्या है? चलो उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटर मतलब के बीच में। आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल मैच। मैच कोई सा भी हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो। वैसे मैं ज़्यादा ये सब देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन मैचेस का तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इन शब्दों का मुझे ज्ञान है, इस साइंस का मुझे ज्ञान है। तो इंटर का मतलब होता है के बीच में। किसके बीच में? किन्हीं दो के बीच में। इंटरनेशनल मैच होते हैं, एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में होता है। सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर कोई गलत कह रहा है तो आप गलत कह रहे हैं, मैं तो सही कहता हूँ ना। तो इंटर मतलब के बीच में। किसके बीच में? किन्हीं दो के बीच में। क्या ये दो हो गए? इन दो के बीच में। इन दो के बीच में कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होगी। कैसी एक्टिविटी? फोर्स नाम की एक्टिविटी। मतलब इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसा बल है? मॉलिक्यूलर मतलब मैं कह रहा हूं इंटर मतलब के बीच में। किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक मैटर को जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो, एक मैटर को जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे आप कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसी को कहते हो क्या आप? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है क्लास। अब मुझे ये सोच के बताओ, क्या गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास बैठना चाहते हैं? नहीं, वो दूर दूर भागना चाहते हैं। गैस दूर दूर भागती है ना। आप सांस फेंको एक बार, सांस भाग गई दूर, रुकी थोड़ी। माने गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत कम फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, जिस वजह से वो भागना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात समझ रहे हो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटर मतलब के बीच में। किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। मान लो गैस इस कमरे में भरी हुई है और ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में गैस का मॉलिक्यूल है। तो गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, है ना। ये फोर्स सबसे कम है, इसलिए गैस का मॉलिक्यूल भागने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, पर चिपकना पसंद नहीं करता क्लास। एक दूसरे से चिपकना पसंद नहीं करता। माने इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम है। बात समझ में आई क्लास? इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, इसलिए आपस में चिपकना पसंद ही नहीं कर रहे और दूर दूर भाग रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होगा? हाँ या नहीं? बिल्कुल होगा। शाबाश। तो इसके लिए हम भरेंगे वाइट चॉक, इसके लिए हम भरेंगे लीस्ट। दूसरा सॉलिड। आप सॉलिड को देखो, आप एक काम कीजिए, एक बहुत छोटे सॉलिड को लीजिए, उसको अलग करने की कोशिश कीजिए। आप एक मोटी लकड़ी को लीजिए, उसको अलग करने की कोशिश कीजिए, वो अलग ही नहीं होगी, सालों साल वैसे ही पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी में या कोई मैटर जो भी है, लोहा, लकड़ी जो भी है, उसके मैटर्स में, उस मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स है। इसलिए लकड़ियों को तोड़ने में या लोहे को मोड़ने में बहुत बल लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही गठबंधन अच्छा कर रखा है। बात समझ में आ गई मेरी? इसका मतलब सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाईएस्ट है। क्या लिखेंगे हम? हाईएस्ट। और लिक्विड में वही इंटरमीडिएट। इन दोनों के बीच में, इंटरमीडिएट का मतलब है कि ये सॉलिड और गैस के बीच की कैटेगरी में लिक्विड आ जाता है। ठीक क्लास? तो यहां पर हम भर देंगे इंटरमीडिएट। ठीक क्लास? हम एक बार साइड हो जाते हैं, आप तब तक इसको कॉपी कर लीजिए, पर वीडियो को पॉज करके, क्योंकि जिसके जस्ट बाद में हम एक नया फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास? तो क्लास अब हमको फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर की बची हुई दो स्टेट्स को पढ़ना है। कौन कौन सी हैं वो? उनमें से एक है प्लाज्मा और दूसरी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
तो इस बोर्ड को दो भागों में बांटकर हम एक जगह पर प्लाज्मा पढ़ लेंगे और दूसरी जगह पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले अपन बोर्ड को दो भागों में बांट ही लेते हैं। ये लो भाई साहब, बांट लिया दो भागों में। अच्छा लग रहा है। अब शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, माने तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर बची हुई दो टाइप्स किसकी, मैटर की, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। उनमें से जो पहली है क्लास, या पहली नहीं कहना चाहिए, इसको चौथी कहना चाहिए, राइट, क्योंकि बाकी की तीन तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो चौथे नंबर की अपनी ये है, इसका नाम है प्लाज्मा। बात करते हैं ये प्लाज्मा बनता कैसे है। देखो, ये प्लाज्मा बनाया जाता है नोबल गैसेस से। तो क्या नोबल गैसेस अपने आप बना लेती हैं? नहीं। इन नोबल गैसेस को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट दी जाती है, तब जाकर इन नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं जरा देख लो। माने अच्छा, नोबल गैसेस कौन कौन सी होती? तो बहुत सारी हैं, हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, UUO। ये ट्रिक हम आपको देंगे और समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, तब जब हम आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान दे रहे होंगे। उसका ज्ञान क्यों ज़रूरी है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम आपको एटम पढ़ाएंगे और वैलेंसी पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं क्लास। तो नोबल गैसेस में फ़िलहाल दो ही गैसेस हैं जिनके नाम हम यहाँ रखने वाले हैं। एक आता है हीलियम और एक आता है नियॉन। उम्मीद है आपने ये नाम सुने होंगे, और अगर नहीं भी सुने क्लास, आपको समझ में अगर नहीं भी आ रहा कि ये अचानक क्या शब्द आ गया, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझो कि हीलियम नाम की कोई गैस होती है जिसको नोबल गैस बोलते हैं, नियॉन नाम की कोई गैस होती है जिसको नोबल गैस बोलते हैं। अब ये नोबल गैस क्या है, अभी इसको भी छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ इसको भी छोड़ दो, ये सब बताऊँगा। वैसे नोबल गैसेस इनएक्टिव गैसेस होती हैं, किसी के साथ में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। फिर भी कुछ नोबल गैसेस ऐसी हैं जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। उसका डिटेल आपको 11th की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है क्लास, 12th की केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा मिल जाता है, पर फिलहाल आप उन बातों को छोड़ दो। आपके काम का अगर जानना कुछ है तो वो ये है कि नोबल गैसेस इनएक्टिव गैसेस हैं। दूसरी बात, हीलियम और नियॉन दो एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। अब करना क्या है क्लास, जो एटम्स होंगे इन गैसेस के, उन एटम्स को बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, या फिर यूं कहो कि एक्सट्रीम हीट दी जाएगी। क्या बोला मैंने? एक्सट्रीम हीट दी जाएगी, और इस एक्सट्रीम हीट की वजह से यह एटम कुछ खो देगा। क्या खो देगा? देखो, इंसान वो चीज़ खोता है जो उसके पास होती है, हाँ या नहीं? सिंपल सी बात है। आज अगर आपके पास 1 करोड़ होंगे तो उस 1 करोड़ में से कुछ जाएगा ना। ये थोड़ी कि किसी इंसान के पास पैसा है ही नहीं और उसका पैसा भी चला जाएगा। उसके पास पैसा ही नहीं है तो जाएगा क्या? तो एटम के पास क्या क्या होता है? एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मे बी पॉसिबल आपने ये नाम सुने हो, नहीं सुने हैं तो भी रुक जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हम एटम पढ़ेंगे। मैटर के क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में हम एटम को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें मिलकर एटम को बनाती हैं, या फिर यूँ कहो कि एटम के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में काफ़ी गहरे रूप में एसोसिएटेड होते हैं, बंधे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ये भी प्रोटॉन के थ्रू अट्रैक्शन से बंधा होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। कब? जब उस एटम को एक्सट्रीम हीट दी जाती है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, प्रोटॉन क्यों नहीं निकला, या फिर न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकला? मतलब ये दोनों क्यों नहीं निकले जबकि ये निकल गया? इस सवाल का जवाब भी आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने रखा है एटम के बाद में। तो एक्सट्रीम हीट देने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा,
इलेक्ट्रॉन तो हमने बाहर निकाल दिया, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं क्लास। तो बचेगा क्या, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है, जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो बचा है ये एक पॉजिटिव आयन बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ये आयन क्या है ये आप तब जानोगे जब आप एटम और मॉलिक्यूल दोनों के बारे में पढ़ लोगे, फिर हम आपको आयन की डेफिनेशन के साथ आयन के एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो ये दो चीज़ें बनी क्लास, ये दो चीज़ें सूप की तरह नहीं लग रही आपको। देखो जब हम घर पे सूप पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें पानी होता है, टमाटर होता है, पटेटर मेरा मतलब टमाटर का रस उसके अंदर आप जो मिला दो उसको चटनी की तरह, या फिर अलग अलग वेजिटेबल्स उसमें मिला दो, जो आप चाहो उसके अंदर मिलाओ, मतलब 4-5 चीज़ों का एक मिक्स कर देते हैं आप 4-5 चीज़ों को। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन ये सब आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक जगह पर असेंबल्ड है। समझ रहे हो बात? ये ठीक वैसे है यार, एक कुएं के अंदर 10 मेंढक थे, एक मेंढक मार दिया, कितने बचे? अरे 10 ही रहेंगे ना, क्योंकि जो मरने वाला है वो भी वहीं पर ही है। तो ठीक वैसे ही इस एटम के अंदर जो 3 चीज़ें हैं, इस एटम के अंदर जो 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल भी दिया तो भी रहेगा तो उसी जगह पर ना जहाँ पर आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला था। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन ये दोनों के दोनों एक सूप की तरह पड़े हुए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ लाइक अ सूप। क्लियर? नेक्स्ट चीज़, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। राइट, इसके एग्जाम्पल 2 तरह के हैं, एक है आर्टिफिशियल, एक है आर्टिफिशियल एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है अपना नेचुरल एग्जाम्पल। आर्टिफिशियली आपको ये प्लाज्मा 2 चीज़ों में देखने को मिलता है, एक नियॉन ट्यूब्स और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। आप सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, आप दोनों भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें। मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। नियॉन एंड FLUOR, फ्लोरेसेंट SCENT, फ्लोरेसेंट, नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। पहली बात, शब्दों पर जाओ। हमारी साइंस शब्दों के साथ ही तो खेलती है। सबसे पहले नाम है ट्यूब, माने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये थोड़ा बहुत अमीर घरों के थोड़े बहुत चौंचलेबाजी होती है, और एक्चुअली यार जो दिखता है वही बिकता है, ये तो आप जानते हो। तो सजावट के लिए भी और कुछ लोगों के दिल के अरमान होते हैं, उसको पूरे करने के लिए वो लोग अपने घरों में जो वेल फर्निश्ड वॉल्स होती हैं, बहुत परफेक्टली डिज़ाइंड वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स पर बीचों बीच या फिर कहीं आर्ट फ्रेम वर्क के लिए उन पर वो कुछ ऐसे बाज़ार से मंगाए हुए ट्यूब्स को लगाते हैं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। वो जो चमक आ रही है ना, वो प्लाज्मा की वजह से आ रही है। बात समझ रहे हो? वो प्लाज्मा की वजह से आ रही है। नियॉन साइंस, नियॉन साइंस, साइन में क्या लिखते हैं अपन? अपना नाम या फिर कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा सिंबल, वही डालते हैं अपन, है ना। तो नियॉन साइंस या नियॉन लाइट्स यही काम करती हैं घर में लगाए जाने वाली। नाम से पता लग रहा है नियॉन मतलब इसमें नियॉन गैस भरी होती है। और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती हैं उसमें आपको हीलियम गैसेस एंड सम अदर गैसेस मिलती हैं, पर मेजरली या फिर मोस्टली आपको हीलियम गैस देखने को मिलती है। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमक, माने दोनों के दोनों चमकने का काम करते हैं, सजावट में काम आने जैसे हैं। दूसरा, नेचुरली पाया जाने वाला प्लाज्मा का फॉर्म अपने को देखने को मिलता है सन में, स्टार्स में। जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक्सट्रीम हीट की रिक्वायरमेंट है, तो चाहे सन हो चाहे स्टार हो, इन दोनों के पास में एक्सट्रीम हीट होती है। राइट, ये दोनों भी बहुत तगड़े चमकते हैं। राइट, ये सारे एग्जाम्पल अपने प्लाज्मा के भाग रहे। अब हमारा मुद्दा रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा BEC, बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। तब तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं। एक बार के लिए हम साइड हटते हैं। तो क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब
इसी के ही दूसरे भाग को, जैसे हमने पहला पढ़ा प्लाज्मा, और दूसरा हम पढ़ेंगे अब बीईसी या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन चीज़ें आप पढ़ कर आए थे, तो ये तीनों के तीनों क्या थे? ये तीनों के तीनों मैटर के तीन टाइप्स थे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर के तीन टाइप्स थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आपने तीन नाम दे दिए। ये जो है ये चौथे नंबर पे आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर चौथा नंबर लिख दिया। माने इसे आप ये भी कह सकते हो, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इज प्लाज्मा, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं पांचवी स्टेट को, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाम से पांचवा डाल दिया है और इसका नाम है बीईसी और फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसका नाम हुआ। आप देख पा रहे हो दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। ये जो बोस है सत्येंद्र नाथ बोस, माने हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, और आइंस्टीन जी को तो आप जानते ही हो, दोनों बड़े महान वैज्ञानिक रहे, दोनों ने बड़ी मेहनत मशक्कत करी है इस बात पर। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि बनाया कैसे जाता है। आप गौर से देखो, क्या आपने प्लाज्मा को गैसेस के एटम से बनाया था? आपका ये बीईसी भी गैसियस एटम से ही बनेगा। वैसे ये अल्कली मेटल्स के थ्रू भी बन जाता है, अल्कली मेटल्स के थ्रू भी ये बन जाता है। एग्जांपल है रुबीडियम नाम का अल्कली मेटल, उसके थ्रू भी ये बन जाता है, बनाया पहले उसी से गया था। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो हम आपको बता देते हैं कि जब गैसेस को सुपर कूल किया जाता है, सुपर कूल, क्या बोला मैंने? सुपर कूल किया जाता है, तो BEC का फॉर्मेशन हो जाता है। जब गैसेस को सुपर कूल किया जाता है, सुपर कूल का मतलब क्या था बताता हूं। इस सुपर कूल का मतलब होता है कि टेम्परेचर कम किया जाए। हाँ सर, ठंडा करने में तो टेम्परेचर कम करना पड़ता है। कितना कम किया जाए? टेम्परेचर को लाया जाए एब्सोल्यूट जीरो तक, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? देखो क्लास, मे भी आपको ये बातें पता होंगी, नहीं भी पता होंगी, तो टेम्परेचर के बारे में हम आगे साइंस में बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि टेम्परेचर को तीन तरीकों से मेज़र किया जाता है। एक डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में और एक फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 केल्विन का हो, जिसको बराबर कहते हो आप माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस के। माने इस टेम्परेचर पे, अब सुनो क्लास, हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमारा टाइम भी सही चल रहा है और टेम्परेचर कम हो गया रूम का। अब इससे भी कम करो टेम्परेचर को, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ। फ्रिज में आप ये टेम्परेचर ही देखते हो, बर्फ़ का टेम्परेचर ये होता है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से और कम करो, और कम। अरे सर, 0 से कम करने पर तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल, 0 डिग्री सेल्सियस से कम करते 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 इतना कम कर दिया कि माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया। माने इतने लो टेम्परेचर पे, इतना लो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर दिया जाता है एक गैस को, ताकि सुपर कूलिंग हो सके और बीईसी बन सके। बात समझ में आती है क्या क्लास? दूसरी बात, यहाँ पर ऐसी गैसेस का इस्तेमाल लिया जाता है, गैस विद लो डेंसिटी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, गैस विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी इज यूज्ड। कितनी होनी चाहिए डेंसिटी? लगभग अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें तो वो डेंसिटी होनी चाहिए क्लास डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय 10⁵ इतनी डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ एयर में अगर 10⁵ का भाग लगा दूं, डिवाइड कर दूं, तो इसके इतने टुकड़े कर दिए हमने एक तरीके से।
डिवाइड करने में टुकड़े कर देते हैं ना बहुत सारे। लाइक 10 में आप 2 का भाग लगाते हो तो 5 आता है, तो 5 क्या है, 10 के 2 टुकड़े कर देते हो ना। 10 में 2 का भाग लगाते हो, इसका मतलब 10 के 2 टुकड़े कर दिए, एक 5, दूसरा भी 5। तो डेंसिटी ऑफ एयर को आपने 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया। कितनी होती है डेंसिटी ऑफ एयर अगर बात की जाए तो? वैसे ये वेरी करती है, ह्यूमिडिटी पर वेरी करती है, टेम्परेचर पर वेरी करती है एयर की डेंसिटी, लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज मीनिंग बताया जाए, या एवरेज को हटाकर मैं ये कहूँ अप्रोप्रिएट टर्म के फॉर्म में कि डेंसिटी ऑफ एयर को एक नॉर्मल फॉर्म में अगर बताया जाए कि भाई कितनी होती है, कितनी हो सकती है, तो वो वैल्यू है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.2 आप मान सकते हो, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी होती है एयर की। उसमें 10 की पावर 5 का, 10 की पावर 5 का डिवाइड करो, तो जो इतना छोटा वैल्यू आएगा, इतनी कम डेंसिटी आएगी, वो डेंसिटी इन गैसेस की होनी चाहिए, तभी BEC बन पाएगा। क्लियर है बात? ठीक है क्लास। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अपने एग्जाम्पल्स आते हैं। यहां हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं एटॉमिक लेजर का। ये आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। जैसे जनरली हमारी लेज़र लाइट्स होती हैं तो वो तो कट नहीं कर पाती, लेकिन ऐसी लेज़र लाइट्स जो 2 भागों में बांट दें, किसी को काट के रख दें, वो एटॉमिक लेजर्स ही हैं एक्चुअली। दूसरा और एग्जांपल एक होता है एटॉमिक क्लॉक। जो GPS टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, GPS आप लोग जानते होंगे, तो GPS टेक्नोलॉजीज़ में एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरनेशनल टाइम कीपिंग में भी यही चीज़ काम में आती है। एक और एग्जांपल, एक्चुअली हम आपको एग्जांपल नहीं बल्कि BEC के यूजेस दे रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब ये मान लो कहाँ कहाँ काम आ रहा है, BEC कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो मैग्नेटिक सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर क्या करता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी बात बताता हूँ कि मैग्नेटिक सेंसर मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस को सेंस कर लेता है और वैसे ये काम करता है। दूसरा, जो बायोमेडिकल एक्शंस होते हैं उसके अंदर भी सेंसिंग का काम करता है मैग्नेटिक सेंसर। बायोमेडिकल एक्शंस में सेंसिंग कैसे करता है? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उन बायोमॉलिक्यूल्स को ये डिटेक्ट कर लेता है, उन बायोमॉलिक्यूल्स की इमेजिंग ये कर लेता है, उनकी क्लियर इमेजिंग, डिटेल्ड इमेजिंग ये कर लेता है। अब यहाँ से जो प्यारी बात मुझे बतानी थी वो ये है कि आपने एक नाम सुना है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी बायोलॉजी में किया जाता है, डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल लेते हैं रिपोर्ट्स निकालने में, राइट? तो अगर आपको कहीं ये लग रहा हो कि यहाँ मैग्नेटिक टर्म इस्तेमाल हो रहा है और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी मैग्नेटिक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, और हमने आपको ये बता दिया है कि मैग्नेटिक सेंसर बायोमेडिकल एक्शंस में या बायोमैग्नेटिक सेंसिंग में भी काम करते हैं, बायोमेडिकल सेंसिंग में भी काम करते हैं, तो ये मत समझ लेना कि MRI का निर्माण या MRI को इसके द्वारा बनाया जाता है। नहीं क्लास, नहीं, ये MRI को नहीं बना रहा है। ये चीज़ मैग्नेटिक सेंसर MRI को नहीं बनाता। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि MRI के द्वारा जो इमेज निकल कर आती है, MRI से जो इमेज निकल कर आती है, उस इमेज को ज़्यादा क्लियर दिखा सके या ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में दिखा सके, वो मैग्नेटिक सेंसर कर सकता है। क्लास, इसी के साथ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की ओर। देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने जाना मैटर क्या है, और मैटर को क्लासिफाई करने के 2 तरीकों का नाम सुना है। एक है फिजिकल स्टेट, जिसके बेसिस पर हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब केमिकल स्टेट के बेसिस पर भी मैटर को बांटा जाता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो अब हम उसी की ओर चलने वाले हैं क्लास। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। एक बार आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी कीजिए। बाय द वे, इसके नोट्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। बाकी आप चाहें तो खुद से इसे कॉपी कर सकते हैं। जी क्लास, अब हम शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। माने मैटर को अपन ने पहले फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। कितने भागों में? 5 भागों में। और अब हम
मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल स्टेट के बेसिस पे करेंगे। मतलब हमारा सेकंड पार्ट होगा, क्या होगा सेकंड पार्ट हमारा? सर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। तो लिख भी लेते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। उसके लिए हम पहले एक सेपरेशन लाइन खींचते हैं, वाइट चॉक से खींचते हैं। हम जानते हैं उन दोनों भागों में के बारे में। पहला भाग जो अपना है वो कहलाता है मिक्सचर। क्या कहलाता है? और दूसरा भाग अपना कहलाता है प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाता है क्लास? प्योर सब्सटेंस। देखिए अगर आप लेक्चर के साथ साथ बोलते भी रहेंगे, रेस्पॉन्स भी देंगे, तो ये ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए ऑफलाइन बन जाएगा। समझ रहे हो? और फिर इसका परफेक्ट बेनिफिट आपकी खोपड़ी में सेट होता जाएगा। हाँ या नहीं? आप भी समझदार ही हो तो दिखाओ समझदारी इसी बात पे। बोलो जय बाबा की। चलो अब बात करते हैं मिक्सचर की। क्लास हमारी वही गंदी आदत, पुरानी आदत कि हम नाम से मतलब निकालेंगे। नाम से मतलब निकलेगा तभी तो काम का मतलब जानोगे। तो मिक्सचर में नाम आ रहा है मिक्स करना। यार मिक्स, चलो ठीक है समझो, मैंने पानी का कंटेनर रख दिया, क्या ये मिक्सचर है? मतलब कुछ मिक्स किया हुआ है क्या इसमें? अरे कुछ मिक्स नहीं किया, सिर्फ पानी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसमें मिट्टी डाल दूँ, नमक डाल दूँ, ऑयल डाल दूँ और क्या क्या जो भी आप डालना चाहो, अलग अलग तरह के साल्ट डाल दो, शुगर डाल दो, मतलब कुछ भी चीज़ आप मिलाते चले जाओ, तो क्या आप इसको मिक्स करना कहोगे? हाँ जी, आप इसको मिक्स करना कहोगे। मतलब आप मिक्स करने में या तो 2 चीज़ों को मिला दो या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला दो। क्लियर? ठीक है। अच्छा ये काम आपने ऐसे किया है क्या? ओम नमः शिवाय मिक्स हो जाए, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा क्लास। इसका मतलब आपने जानबूझकर, ना कि आंख मूंद कर, जानबूझकर अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से आपने चीज़ों को मिक्स किया है। मतलब फिजिकली आपने ये काम करवाया है, उन चीज़ों को फिजिकली कंबाइन करवाया है। माने डेफिनेशन ये निकल के आती है कि 2 और मोर substance when physically combined then they form a mixture। सही है क्या? या फिर यूं लिख दो कि then mixture is formed। क्लियर हो गई बात क्लास? और प्योर, देखो प्योर को यहाँ पर आप इस तरीके से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्योर मतलब अकेला रहना पसंद करता है। जैसे हम दूध के लिए कहते हैं कि हम भैंस का दूध निकलवा के लेके आए हैं, जस्ट अभी अभी फ्रेश दूध निकलवा कर लेकर आए हैं, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर दूध है, एकदम प्योर दूध। तो क्या प्योर होगा? नहीं क्लास, क्योंकि दूध में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब देखने को मिलता है और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने पर मिक्सचर नाम देते हो। क्या नाम देते हो? मिक्सचर नाम देते हो। तो प्योर सब्सटेंस में दूध नहीं आ सकता क्योंकि दूध एक मिक्सचर है। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंस में कौन आता है? प्योर सब्सटेंस में कोई सिंगल चीज़ आती है। मतलब डेफिनेशन देता हूँ, खुद समझ जाओगे। इट इज made up of same type of atoms or same type of
मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ये तो था इनका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो मिक्सचर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर में आप फिजिकली कंबाइन करवा रहे हो, मैं इसको अंडरलाइन करना पसंद करूंगा। फिजिकली कंबाइन करवा रहे हो चीज़ों को, लाइक दो चीज़ों को आपने मिलाया है। एग्जाम्पल के लिए आपको नमक और पानी को मिलाना है, नमक और पानी को आपने मिक्स किया, तो आपने इसको फिजिकली मिलाया। मतलब पानी था आपके पास में, पानी एक कंटेनर में था, उसके अंदर नमक डाला और नमक को इसमें घोला, तो फिजिकल कॉम्बिनेशन हुआ दोनों के बीच में। प्लस अगर कॉम्बिनेशन फिजिकल है, अगर दो चीज़ें आपस में फिजिकली कंबाइंड हुई हैं तो उनको आप फिजिकली अलग भी कर सकते हो, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि फिजिकली कंबाइंड एंड कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। एग्जाम्पल बहुत इजी क्लास, ये देखो, जब हम एक बर्तन के अंदर पहले भर देते हैं पानी ढेर सारा, क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, H2O भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, और इसके ऊपर हमने डाल दिया इसमें नमक। क्या डाल दिया, नमक बोले तो बाबू NaCl। इतनी इन्फॉर्मेशन तो बचपन में भी मिल जाती है ना ड्यूड, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो बता दिया। NaCl कहते हैं साधारण नमक को, जो आपके घर के अंदर डिब्बों में इस्तेमाल किया जाता है, सफ़ेद रंग का होता है, खट्टा खट्टा फील देता है, एक्चुअली खारा फील देता है, उसको खारा बोलते हैं, खट्टा नहीं। तो NaCl जब आप पानी में डालते हो तो उसमें डिज़ोल्व करवाते हो, घुमाते हो, तो कहानी कुछ ऐसी होती है, माना एक सॉल्यूशन बन जाता है। अभी सॉल्यूशन क्या है ये फपूंद हम आपको आगे सिखाएंगे, अभी रुक जाओ। फिलहाल के लिए इतना समझो कि इसको मिक्स किया, तो मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनाए, जिसके अंदर दो चीज़ों को आपने मिक्स किया है, अगर आप इसको हीट दोगे ना, हीट गर्म करोगे, तो देखो इसको हीट देने पर, जब आप इसको हीट दोगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि इस बर्तन के अंदर आपका नमक तो नीचे रह जाएगा और वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा। वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ गया पूरा का पूरा, जिसको आप कंडेंस करके अलग से कलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये सब छोड़ो, आपको इतना सीखना है, इस लाइन का मतलब फिजिकली कंबाइन करवाया था, नमक को पानी में आपने फिजिकली मिलवाया था, तो इनको फिजिकली आपने अलग किया, माने आपने इसको जो हीट दी है, मान लो हीट का साइन बना दिया हमने, हीट के साइन के लिए आप एक और साइन बनाते हो, ट्राइगोनल साइन बनाते हो, साइन हम आपको आगे सिखाएंगे जब हम आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाएंगे। तो हीट देने की वजह से इसमें से वाटर तो वेपर की फॉर्म में उड़ गया, इस बर्तन में जो चीज़ रह गई वो था NaCl या फिर नमक, तो नीचे रह गया नमक और ऊपर उड़ गया वाटर। तो इन दोनों अलग अलग हो गए क्या, फिजिकली मिले थे, तो फिजिकल हीट देने से, हीट क्या है, एक फिजिकल फॉर्म ही तो है ना, तो फिजिकल फॉर्म से आपने इन दोनों को अलग भी कर दिया। फिजिकली मिले थे, फिजिकली अलग भी हो गए, फिजिकली मिले थे, वाटर था नमक को मिलाया, वाटर था नमक को मिलाया, ये पड़ा है वाटर, ये मिलाया NaCl, फिजिकली मिलाया, हीट देने पर दोनों अलग अलग हो गए। तो फिजिकली मिलेंगे तो फिजिकल तरीके से अलग भी हो जाएंगे, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर है क्या बात क्लास? यहाँ तक हमने जाना मिक्सचर को, यहाँ तक हमने जाना प्योर सब्सटेंस को। अब हम बात करने वाले हैं अपने मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर में, और प्योर सब्सटेंस को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफाइड किया गया है किस किस में, एक बात करते हैं हम उसके अंदर। खैर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसकी बात कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हम एक बार हो जाते हैं साइड, और आप इसको कर लीजिए कॉपी। उसके बाद हम इसको इरेज करके अपने नए फॉर्म की, मतलब मिक्सचर को आगे और क्लासीफाई जो किया गया है उसकी स्टडी करेंगे, और प्योर सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, उसकी भी स्टडी कर लेंगे। ठीक है क्लास, मैं साइड हो जाता हूँ, कॉपी कर लो।
जी क्लास, अब हम शुरू करते हैं इन दोनों ही मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, मिक्सचर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक अपना आता है होमोजीनस मिक्सचर, और एक अपना आता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक क्लास, टाइमिंग सही चल रही है, परफेक्ट। ये दो भाग अपन पढ़ते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो मतलब समान समान, ठीक है। हेटेरो मतलब विषम, माने अलग अलग। ये अलग अलग और समान समान क्या है, सुनो। इसके पहले मैं आपको एक टर्म से, थोड़ा सा मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको एक टर्म का, कंपोजिशन। ये कंपोजिशन क्या होता है, देखो जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर को ये हाथ, ये गर्दन, ये धड़ मिलकर क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। मतलब अलग अलग चीज़ें जो आपस में मिलती हैं वो क्या करती हैं, किसी चीज़ को बनाती हैं, कंपोज करती हैं। तो ये हाथ, ये गर्दन, ये धड़, ये सब मेरा कंपोजिशन ही तो है, ये सब मेरा कंपोजिशन ही तो है। तो ठीक उसी तरीके से क्लास, होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर तो आपको पता है, दो तीन चीज़ों को या फिर मिनिमम दो चीज़ों को तो मिक्स करना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहता हो। सर हम कम समझे इस बात को, पहले एग्जांपल देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये देखो एग्जांपल, अब आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला एग्जांपल हमने लिया है NaCl प्लस वाटर का। अब मैं आपको इस एग्जांपल को छोटे से एक मेंटल एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मान लो, अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, दोनों को एक साथ समझा दूंगा। अपना शुगर ले लो, शुगर प्लस वाटर। आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, हाँ, आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, हाँ। एक एग्जांपल ये भी तो हो सकता था कि NaCl प्लस शुगर प्लस लेमन प्लस वाटर शिकंजी बन गई। एग्जांपल शिकंजी भी तो हो सकती थी। तो लो इसको भी लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। यहां पर देख रहे हो तो दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, यहां पर देख रहे हो तो ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं। शिकंजी में कितनी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इसमें अपन चीनी डालते हैं, डालने वाले और भी चीज़ें डालते हैं, कई लोग ब्लैक साल्ट भी डालते हैं, है ना। तो वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन मिनिमम चार चीज़ें डालनी पड़ती हैं। पानी, नमक, चीनी और डालना पड़ता है अपने को लेमन। तो चार चीज़ें मिक्स हो गई। तो दो चीज़ें मिक्स होंगी या फिर चार चीज़ें मिक्स होंगी, लेकिन मिक्स होंगी। अब कमाल की बात क्या है वो सुनो। इन तीनों के एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला अपन ने लिया NaCl प्लस वाटर। मान लो आपने एक गिलास लिया, इस एक गिलास में आपने नमक का पानी बनाया, मतलब पानी के अंदर आपने नमक मिलाया। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। मान लो अपन ने जो गिलास लिया है, यहाँ हाथ में मान लो गिलास है। मैं गिलास का वो एग्जाम्पल कैसे लूँ, रुको, मेरे पास एक गिलास से संबंधित एक चीज़ है, मैं उसको उठाता हूँ, अपना काम तो हो ही जाएगा। ये वैसे टेप है अपनी, सेलो टेप है ना, लेकिन इसको गिलास की तरह आप अज्यूम करके देखो, सपोज दैट अज्यूम करके देखो। तो मान लो ये गिलास है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वैसे ही मुझे ट्रांसपेरेंट लेना चाहिए था और बढ़िया होता, लेकिन चलो ठीक है, अगली बार हम उसका जुगाड़ करके रखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे गिलास मानो, ठीक है। मैं आपको उसके अंदर का गैप भी दिखा रहा हूँ, सुनना क्लास। मान लो इसमें पानी डाला और डाल दिया इसमें नमक, हमारा पहला एग्जाम्पल लिया। तो नमक और पानी मिक्स हुए। मैंने अपनी ज़ुबान को, सपोज दैट ऐसे तो होता है नहीं, या फिर मैं आपको यूँ समझाना चाहूँ कि इसके ऊपर का नमक को पानी में मिलाया, घोल दिया, ढंग से घोल दिया, इसमें पूरा घोल दिया नमक को पानी में मिलाकर। इसके इस वाले हिस्से का, देखो ये वाला हिस्सा आपके सामने, माने इस लेवल का जो वाटर है, यहाँ से थोड़ा सा पानी मैंने जुबान पे रखा, चखा, तो एक स्वाद आया। अब अगर मैं इसके बॉटम पे, इसके बॉटम की साइड, माने उसके बिल्कुल भीतर है, इसके बिल्कुल अंदर की साइड जो पानी में नमक मिला होगा, माने नमक जो पानी वाला नमक है, जहाँ नमक वाला पानी है, उसका टेस्ट अगर इस वाले पोर्शन से लूँगा तो भी वही टेस्ट आएगा जो कि बिल्कुल पैंदे के नमक वाले पानी से आएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें पानी डाला, फिर नमक डाला, उसको घोला। तो मान लो अगर मैं ऊपर से कुछ लिक्विड उठाऊँ,
ऊपर से थोड़ा बहुत नमक का पानी उठाऊं और उसको टेस्ट करूं तो वही टेस्ट आएगा जो इसके बिल्कुल पैंदे में, इसके बिल्कुल बॉटम में पड़े हुए नमक के पानी का आएगा। इसका मतलब जैसा नमक और पानी यहाँ कंबाइन कर रहा है वैसा ही बॉटम में भी कंबाइन कर रहा है, और सिर्फ बॉटम में और अपर पोर्शन में, इन दोनों में ही नहीं बल्कि इसके किसी भी हिस्से में चले जाओ, इस सॉल्यूशन में, इस नमक और पानी वाले हिस्से में कहीं भी चले जाओ, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। आप पूरी इस जब आप नमक और पानी को पीते हो तो आपको पूरा सेम टेस्ट आता है। कुछ लोगों का सवाल उठ सकता है कि सर लास्ट में बहुत ज़्यादा खारा लगता है। उसका कारण है कि नमक आपने ढंग से नहीं घोला। अगर आपने नमक ढंग से घोला है तो जब आप पियोगे तो आपको हर एक बूंद का सेम टेस्ट आएगा। उसका कारण क्या है? देखो, जब आपने इसको बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, नमक का पानी, तो नमक के पानी का मिक्सचर जो बना है, इस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है? इसको बनाने वाली चीज़ें, इसमें नमक का पानी है, इसमें नमक का पानी है। मान लो एक गिलास है और उसमें नमक का पानी है, मैं इसको गिलास की तरह होल्ड करता हूँ, हड़प्पा, तो ये गिलास की तरह है और इसके अंदर नमक का पानी है। तो इसके अंदर जो नमक का पानी है वो एक मिक्सचर ही तो है, नमक और पानी का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन क्या होता है? जो किसी चीज़ को बना रहा हो। नमक के पानी को कौन बनाता है? मैं, आप नहीं। नमक के पानी को बनाते हैं दो चीज़ें, एक नमक और दूसरा पानी। तो नमक और पानी इसका कंपोजिशन है ना, तो कंपोजिशन ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। इसलिए जैसा आपने ऊपर से स्वाद लिया इसका, वैसा ही स्वाद नीचे से भी आया है। बात समझ में आई क्लास? इसका मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक है मिक्सचर, पूरे के पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन हर जगह सेम है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, वैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, हर पोर्शन में। इसमें कहीं से भी आप नमक का पानी पियो, आपको कंपोजिशन सेम देखने को मिलेगा। क्लियर? सेम चीज़ फॉलो होती है अपने शुगर प्लस वाटर पे। मान लो पानी भर दिया, चीनी मिला दी, चाशनी बना दी, पूरा घोल दिया, बराबर घोल दिया, पूरा घोल दिया। अब इसको पियो, हर एक बूंद मीठी लगेगी, हर एक बूंद मीठी लगेगी, बराबर मीठी लगेगी। अगर आपने ढंग से पूरा घोला है तो लास्ट में चीनी रह गई तो वो एक्स्ट्रा मिठास तो देगी ही देगी, क्योंकि वो घुल नहीं पाई। लेकिन अगर नमक में आपने पूरा मतलब पानी में आपने चीनी ढंग से घोल दी है, तो अब जब आप इसको पियोगे तो पूरा स्वाद मीठा आएगा। इसका मतलब ऊपर से पियोगे तो भी मीठा, नीचे की साइड से, मतलब जो नीचे वाला घूंट है, लास्ट वाला घूंट जो बचेगा, उसको जब पियोगे वो भी मीठा होगा। दोनों का स्वाद बराबर होगा। उसका कारण क्या है कि इस मिक्सचर का, ये मिक्सचर किससे बनाए? दो चीज़ों से। पहला बनाए वाटर और दूसरा बनाए इसके अंदर चीनी डालने से। तो वाटर के अंदर जो चीनी डाली है, इससे जो चीनी का पानी या फिर चाशनी बनती है, तो चाशनी एक मिक्सचर ही तो है। इस मिक्सचर को कौन बना रहा है? एक शुगर बना रही है और एक वाटर बना रहा है। क्लियर? तो इस मिक्सचर के अंदर आपको ऊपर और नीचे दोनों, अरे सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, कहीं भी, ये पूरा सोल्यूशन में आप कहीं भी चले जाओ, अंदर ऊपर बाहर कहीं भी, हर जगह से आपको स्वाद सेम मिलेगा। स्वाद किस वजह से आ रहा है? पानी और शुगर के मिलने की वजह से। तो ये दोनों कंपोजिशन ही तो हैं, ये दोनों मिलकर कंपोज कर रहे हैं ना शुगर के वाटर को। समझ रहे हो? चाशनी को शुगर और वाटर मिलकर कंपोज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कंपोजिशन पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम है, हाँ या नहीं? सेम चीज़ शिकंजी पर अप्लाई होती है। जब आप शिकंजी पीते हो तो ऊपर का घूंट भी वही स्वाद देता है जो लास्ट का घूंट देता है, बाकायदा सब चीज़ें ढंग से डिज़ोल्व हुई हो तो। क्लियर? माने कंपोजिशन एक मिक्सचर में अगर हर जगह पर इस मिक्सचर में इसके कंपोनेंट्स का, लाइक ये एक मिक्सचर है तो ये वाटर और NaCl ये कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये मिक्सचर है तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स ये और ये होंगे। अगर शिकंजी एक मिक्सचर है तो इसके कंपोनेंट्स वाटर, NaCl, शुगर और लेमन, ये चार तो होंगे ही होंगे। तो ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे? शिकंजी के लिए कंपोजिशन करेंगे। तो चारों चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं शिकंजी के। तो कंपोजिशन पूरे के पूरे मिक्सचर में कैसा है? सेम है। इसलिए इन मिक्सचर्स का स्वाद ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से स्वाद समान आ रहा है। क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? वो मिक्सचर जिनके अंदर कंपोजिशन सेम रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ कंपोजिशन throughout the mixture
मिक्सचर, मिक्सचर स्पेलिंग गलत है, देर ऊपर सही से लिखता हूँ। मिक्सचर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर रिमेन्स सेम। बात समझ में आ गई क्लास? अगर और बताऊं इसके बारे में तो ये भी सुन लो। आप इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। वाटर को वेपराइज कराकर शुगर और NaCl नीचे रह जाएंगे। सेम काम शिकंजी के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। हाँ, वो अलग बात है कि अगर लेमन ने रिएक्शन करना ली हो NaCl के साथ में तो, या फिर अपने शुगर के साथ में, तो फिर काम बन सकता है। तो वो सब बातें साइड में हटाते हुए हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं आ रही है। मतलब समझे नहीं सर हम? देखो, लाइक NaCl और वाटर आप मिक्स करते हो, जब मिक्स करते हो, है ना, NaCl और वाटर को मिक्स करते हो तो इधर इस ऊपर वाले पोर्शन में NaCl और वाटर आपस में, और नीचे वाले पोर्शन में भी NaCl वाटर आपस में, जो मिले हुए हैं हर जगह पर। NaCl वाटर हर जगह पर पूरे के पूरे सोल्यूशन में मिले हुए हैं, तो इन दोनों के बीच कोई बाउंड्री नहीं बन रही। मतलब आप देखकर ये नहीं कह सकते हो कि इस टुकड़े में तो NaCl पड़ा हुआ है और ऊपर वाले टुकड़े में पानी पड़ा हुआ है, नहीं, क्योंकि हर जगह कॉम्पोजिशन सेम है। हर जगह पर किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी पॉइंट में चले जाओ इस सोल्यूशन में, तो आपको NaCl प्लस वाटर देखने को मिलेगा। एक जगह पर आपको NaCl और वाटर दोनों साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये आप तब समझोगे जब मैं आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा हूँगा। क्लियर क्लास? उसकी बारी भी बहुत जल्दी आएगी, पर धीरे धीरे वक्त के साथ ही आएगी ना। एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में हमने बेसिक्स रखे हैं, तो इसी ऑर्डर में आप भी पढ़िए। तो हेटेरोजीनस मिक्सचर, अच्छा, होमो का मतलब अगर समान था तो हेटेरो का मतलब समान नहीं होगा, इतना तो समझ में आता है। बड़ी बेसिक सी बात है, आप भी समझदार हैं। चलो, तो हमारी इसको नीचे रखते हैं ना यार। तो हेटेरोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, पहले इसका एग्जाम्पल ले लो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल अपना आता है सैंड प्लस वाटर, माने पानी में आप रेत मिला दो। पानी में क्या मिला दो? रेत मिला दो। अब देखो, दो बातें निकालता हूं इससे। मान लो इस बार ये पानी था और उसमें रेत मिलाई, आपने घोला, बहुत जोर लगाया, घोला 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 घोला, क्या रेत सच में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी सर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह नीचे पड़ी हुई रहेगी। अब मुझे बताओ, मान लो रेत यहाँ पड़ी है नीचे और पानी ऊपर ऊपर पड़ा है। डेंसिटी रेत की हाई है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है ना। तो पानी ऊपर, मान लो यहाँ तक, ये लाइन देखो, लकीर दिख रही है आपको, मैं आगे दिखाऊं, ये लकीर दिख रही है, सेपरेशन दिख रहा है। मान लो ये सेपरेशन जो है ना, इसके नीचे नीचे पूरा रेत भर रखी है और इसके ऊपर ऊपर पूरा पानी है। तो आपको एक लकीर नहीं दिख रही है, एक इमेजिनरी बाउंड्री नहीं दिख रही है, एक फिजिकल फॉर्म में दिखने वाली बाउंड्री नहीं दिख रही है, जो कि वाटर को और रेत को अलग अलग कर दे रही है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि सर एक ऐसी बाउंड्री सी बन जाती है, किसमें? हेटेरोजीनस मिक्सचर में। ये हेटेरोजीनस मिक्सचर है। इसका एग्जांपल मैंने लिया है सैंड प्लस वाटर, रेत और पानी को मिलाया, मैंने रेत को इसमें डाला और मैंने घोला तो कायदे से घुल जानी चाहिए थी, लेकिन घुलती नहीं है क्योंकि रेत के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं और वो सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह नीचे डूब जाते हैं। तो रेत नीचे रह गई और पानी ऊपर रह गया। मान लो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के नीचे रेत है, इस बाउंड्री के ऊपर पानी है। तो क्या पानी और रेत, ये दोनों चीज़ें इस हेटेरोजेनस मिक्सचर का कंपोजिशन थी या नहीं थी? हाँ थी सर। ये दोनों मिलकर ही तो रेत वाले पानी को कंपोज कर रही हैं। तो ये और ये रेत और वाटर दोनों के दोनों आपस में कंपोजिशन हुए ना। तो इसमें कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में हर जगह सेम होगा क्या? नहीं। ऊपर से अगर आप पीने लगो तो पानी आप पी सकते हो, लेकिन नीचे की साइड से अगर आप देखो तो आपको रेत चखने को मिलेगी। अगर आप नीचे की साइड का हिस्सा चखना या पीना चाहो तो आपको रेत चखने को मिलेगी और ऊपर आपको पानी चखने को मिलेगा। माने इस मिक्सचर में किसी जगह पर तो सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, किसी जगह पर सिर्फ रेत नज़र आ रही है। इसका मतलब पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन सेम नहीं है। ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर सेम होता ना तो ऊपर से चखने पर पानी और रेत दोनों का स्वाद एक साथ आता, और नीचे से चखने पर पानी और रेत दोनों का स्वाद एक साथ आता। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब पानी और रेत जो कि इस हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में सेम नहीं रहते, नहीं रहते सेम। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ से पहला पॉइंट तो निकल कर यह आता है कि कंपोजिशन
यहाँ लिख देता हूँ, कंपोजिशन थ्रू आउट mixture do not remains same। मैं इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक दूसरा कलर चौक निकालता हूँ ताकि चलो वाइट चौक से ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हिस्सा और ये हिस्सा हमने दो भागों में बांट दिया। क्लियर? ये पूरी कहानी थी मिक्सचर्स की। आपने दो तरह के मिक्सचर भी देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पहलू पर, माने प्योर सब्सटेंस पे। क्लास, इस प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है एलिमेंट में, दूसरा बांटा गया है अपने कंपाउंड्स में। अब जानते हैं डेफिनेशंस इनकी। ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी, लाइक एलिमेंट्स जो हैं टोटल 118 बताए गए हैं, है ना। और अगर कोई महाज्ञानी ये कहता है कि 118 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते तो ये गलत फहमी है। एलिमेंट्स नेचुरली भी पाए गए हैं और एलिमेंट्स को मैन मेड तरीके से बनाया गया है, मतलब इंसानों ने बनाया भी है और कुछ रिएक्शंस करवा के बनाया भी है, और एलिमेंट्स आगे मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स पर रिसर्च चल रही हो, उनको डिस्कवर कर लिया गया हो, लेकिन उनको ढंग से इन्फॉर्मेटिव वे में उनकी डिटेल्ड स्टडी अभी तक ना की गई हो। समझ रहे हो क्या? पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इंडिया के अंदर ही हमने जंगल वाले इलाके तक नहीं छान मारे हैं अभी तक, पूरे जंगल वाले इलाकों को अब तक पूरी तरीके से हम छान नहीं पाए। तो कहाँ क्या प्रेजेंट है हमें क्या पता भाई, दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट सिर्फ 118 ही हैं, लेकिन डिस्कवर हो सकने के बाद में जिनकी स्टडी की जाती है, जिनके बारे में पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है, जिनको हम पढ़ते हैं, उन एलिमेंट्स की संख्या 118 है। क्लियर? इन 118 एलिमेंट्स की जानकारी मैं आपको दूंगा बाकायदा। मैं यहाँ पर पूरी पीरियोडिक टेबल को रटवाने के लिए एक ट्रिक दूंगा, क्योंकि वो हमारे काम की है। सिर्फ ट्रिक काम की नहीं है, पूरी पीरियोडिक टेबल हमारे बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखो, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट कुछ ऐसे होते हैं, सुने तो होंगे अपने लोग, कुछ लोग आप में से 20 तक या 30 तक एलिमेंट्स को जानते भी होंगे। हम आपको 118 पूरे रटवाएंगे, ये गारंटी देते हैं। पर फिलहाल के लिए आप इतना तो जानते हो कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके ये 20 तक हो गए। मतलब हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है। खैर वो सब बातें थोड़ी और हाई लेवल की हो गई, क्योंकि मैंने आपको एटम नहीं पढ़ाया है, तो एटॉमिक नंबर के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन एलिमेंट है क्या एक्चुअली? मान लो हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट लो और आप कोशिश करो उसको तोड़ने की। क्या हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट को और तोड़ पाओगे? किस में तोड़ोगे? हाइड्रोजन खुद एक सिंगल एलिमेंट है। मैंने क्या कहा? सिंगल। हाइड्रोजन अपने आप पे सिंगल है, सिंगल। जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है तो उस चीज़ को तोड़ने पर जिन जिन चीज़ों से वो बनी होती है वो सब अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ सिंगल चीज़ से बनी हुई है तो उसको ब्रेक करोगे तो क्या निकल के आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो हम एलिमेंट के लिए ये कहते हैं कि ये अपनी हाँ क्लास, तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस है, हाँ। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, हाँ। तो एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है दोज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सब्सटेंस को, दोज प्योर सब्सटेंस which can't be broken down
into simpler substance by means of physical और केमिकल मेथड। माने ऐसे प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, ये तो लिखा पड़ा है, प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासीफाई किया है, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसको आप आगे और नहीं तोड़ सकते हो किसी सिंपलर फॉर्म में, माने सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट ही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट ही होता है, तो इसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हो, चाहे आप फिजिकल मेथड का इस्तेमाल लो या केमिकल मेथड का इस्तेमाल ले लो। दूसरी बात, ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन एलिमेंट्स को आप मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स इनमें क्लासिफाई करते हो। इन सब के बारे में डिटेल जानकारी तब दूंगा जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँगा। मतलब क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। क्लियर। दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, इन एलिमेंट्स का सिंबल होता है, माने दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। तो हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेड, साथ साथ बोल लो, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। सर एग्जाम्पल की फॉर्म में देख लो भाई, एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे आप हाइड्रोजन बोलते हो तो उसको H वाले सिंबल से शो कर देते हो, हीलियम कहते हो तो उसको HE वाले से शो करते हो, लिथियम कहते हो तो Li वाले सिंबल से शो कर देते हो। अरे सही है कि नहीं है क्लास? तो ये सब अपने आप में एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा, इनको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? सिंबल से। हाइड्रोजन बड़ा नहीं लिखते हो, HYDROGEN, इतनी बड़ी स्पेलिंग कौन लिखेगा यार? तो हम शॉर्ट में एक सिंबल लिखते हैं, सिंबल, इजी मामला। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स को। यहाँ भी एक सेपरेशन लाइन बनाता हूँ, ये सेपरेशन लाइन हम थोड़ा ब्लू से बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, रंग बिरंगा हो गया बाबा। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। ये कंपाउंड्स कैसे बने हुए हैं? क्लास सुनो, ये जो एलिमेंट्स हैं, जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस हैं, जब एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स को, मैंने क्या कहा, मैंने एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं बोला, मैंने कहा एक से ज़्यादा तरह, मैंने मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर बाय एनी केमिकल रिएक्शन देन दे फॉर्म और प्रोड्यूस कंपाउंड्स। नहीं समझ में आया ना बेटा? आप समझ में आएगा, रुको। मोर देन, when more than one type of elements, when more than one type of elements combine in a fixed ratio by chemical combination, आगे डैश 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 लगा रहा हूँ। इस डैश 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 का मतलब यह है कि भाई व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जब एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ जाएं और वो कंबाइन करें एक फिक्स्ड रेशियो में। यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो पर मैं थोड़ी अंडरलाइन लगाता हूँ, इसके बारे में भी समझाऊंगा आपको मैं एग्जांपल देकर। तो फिक्स्ड रेशियो में जब वो कंबाइन करते हैं एक केमिकल रिएक्शन से या केमिकल कॉम्बिनेशन से, तब जाकर वो कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा शानदार समझ में आ जाएगी बात एक ही बार में। इसका एग्जाम्पल है अपना, जब अपना हाइड्रोजन, फिलहाल मैं बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ,
आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आती है, मैं मान सकता हूँ कुछ लोगों को आती होगी, पर जिन लोगों को नहीं आती है, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज आगे जाकर मैं आपको रिएक्शन बैलेंसिंग सिखाऊंगा। दूसरा 2H2 प्लस O2 तो बनता है 2H2O। अब समझाना क्या था इसमें वो सुनो। ये वाटर जो बनाया अपना, ये जो अपना वाटर बनाए, ये वाटर बनाए हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्या ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है? हाँ सर एलिमेंट है। उसी तरीके से आप ये भी जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुंह से 20 एलिमेंट बोले थे, उसमें एक एलिमेंट आया था ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन गैस है। अब ये इसके आगे 2 कैसे लगा हुआ है, ये सब क्या है, इसको भी आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, पर अभी के लिए आप इतना जानो कि ये ऑक्सीजन गैस जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये भी एक एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। तो ये एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट है क्या? एक से ज़्यादा तरह बोल रहा हूँ। ये हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक तरह का एलिमेंट है। तो एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट, मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं? कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं? अरे बोलो 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। पहला टाइप, सेकंड टाइप, 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, माने मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, देखो हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में है, ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में है, उस हिसाब से तो ये दोनों मिक्स होकर हर जगह छम 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 कर दें, मतलब पानी पानी हर जगह पर हो। क्या ऐसा दिखता है क्या आपको? ऐसा दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता। माना हाइड्रोजन है हवाओं में, एनवायरनमेंट में है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है, फिर आपस में ये दोनों मिलकर हर जगह पर वाटर ही तो बना रहे हैं, तो पानी क्यों नहीं बना देते हर जगह पर? उसका कारण है क्योंकि ये दोनों केमिकली कंबाइन करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए या तो चाहिए हाई टेम्परेचर या फिर चाहिए हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना। तो स्पेशल कंडीशन है इसके लिए। तो ये दोनों मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट है, पहली बात तो फुलफिल हो गई। दूसरी बात, केमिकली कंबाइन करेंगे, तो केमिकली कंबाइन करने में मैंने आपको बता दिया कि केमिकली कंबाइन कुछ इस तरीके से होंगे कि इनको एक कंडीशन प्रोवाइड की जाए। वो कंडीशन इनके लिए केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एक कॉज पैदा करेगी, कारण पैदा करेगी। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने इन दोनों के लिए किसको इस्तेमाल किया? इलेक्ट्रिक करंट का या फिर बहुत हाई टेम्परेचर का। उस कंडीशन में ये दोनों कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करते ही करते हैं। क्लियर है क्या? तो 2 चीज़ें तो फुलफिल हो गई, मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन अब एक चीज़ आती है फिक्स्ड रेशियो। ये फिक्स्ड रेशियो मास का भी हो सकता है, फिक्स्ड रेशियो एटम्स का भी हो सकता है। गौर से देखो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चाहे आप नदी का पानी लो, चाहे आप घर से नल का पानी लो, नल को खोलकर पानी लो, चाहे आप कादे का पानी लो, चाहे आप गंगा का पानी लो, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी, किसी भी टाइप से, किसी भी जगह, किसी भी सोर्स से आप वाटर को ले आओ। हर एक वाटर के मॉलिक्यूल में, चाहे कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। अभी आपको एटम शैटम नहीं पता है, मानता हूँ कि थोड़ा बहुत पता होगा, शायद थोड़ा ज़्यादा पता होगा, लेकिन सबको तो इक्वल पता नहीं होगा ना। इसलिए मैं मेरे अकॉर्डिंग लेके चलने की सोच रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप ऐसा समझो कि अगर मैं H2O बनाऊँ यहाँ पर, ये 2H2O में 2 लग रहा है, बैलेंसिंग के लिए लग रहा है, अदरवाइज वाटर का केमिकल फार्मूला H2O ही होता है। तो मैंने यहाँ वाटर बना दिया, तो उसका केमिकल फार्मूला लिखा है। आप पानी कहीं का भी ले आओ, वाटर मॉलिक्यूल कहीं का भी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन के पास में आपको 2 लिखा मिलेगा और ऑक्सीजन के बगल में आपको 1 लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि क्या है, साइंस के अंदर ऐसे 1 लिखने को आप दिखाते नहीं हो, कुछ ना लिखने को आप 1 मान लेते हो। मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है और साइंस में भी ऐसा होता है। तो हाइड्रोजन के आगे छोटा 2 लग रहा है, इस छोटे 2 का भी मतलब है, हाइड्रोजन के आगे बड़ा 2 लग रहा है, हाइड्रोजन के आगे छोटा 2 लग रहा है। इन दोनों के मतलबों को मैं समझाऊंगा बहुत जल्दी, बट अभी के लिए मैटर का क्लासिफिकेशन ओवर करते हैं। तो हाइड्रोजन के आगे छोटा 2 लगेगा और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगेगा, मतलब एक छोटा 1 लगेगा। स्मॉल, इसमें क्या बोलते हैं, स्मॉल राइटिंग्स में 1 लगेगा और यहाँ स्मॉल राइटिंग में 2 लगेगा। क्लियर है क्या? ये रेशो फिक्स रहेगा 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 वाला रेशो फिक्स रहेगा। ऐसा आप और भी कंपाउंड्स के साथ कर सकते हो। तो क्लास, इसी के साथ हम अपने मैटर के क्लासिफिकेशन को करते हैं ओवर, और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक अगली धुआंधार क्लास से, जिसमें हम ज्ञान ले रहे होंगे पूरे एटम का, जिसके बाद हमारा बेसिक्स आसमान को छुएगा। इसी के साथ चलते हैं, देकर अपने शब्दों को विराम, बोलता हूँ मैं जय श्री राम।